क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपसे को आपके पेपर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस कराने वाले ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज हैं। और ऐसी और भी वीडियोस बना दी गई हैं जिनका लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया आपके पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए जो है आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो बी वेक्टर पे बताना है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया आपके दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। और यहाँ पर आपको बताना है कि ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो बी वेक्टर पे आपको बताना है। तो यहाँ पर ना ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है उसको मैं यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लाइन खींच के यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर से ना इन दोनों के बीच का एंगल माना है मैंने थीटा। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पर प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आया। ए कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन है बी वेक्टर पे। तो यहाँ पर से आपको पता ही है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होता है, ये होता है आपका ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ पर से अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर कॉस थीटा क्या है तो वो होगा आपका इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, ए वेक्टर कॉस थीटा, ए वेक्टर कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन है, ए वेक्टर कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन है। तो फिर यहाँ पर से अगर मैं ए वेक्टर कॉस थीटा की अगर मैं यहाँ पर से वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है ये जो ये वाली वैल्यू है ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मॉड। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आप ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो फिर आपको ऊपर वाली क्वांटिटी मिल जाएगी और नीचे आपको बी का जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है बी वेक्टर का। तो यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको आई कैप और आई कैप का जो भी कॉफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 1 ये हो गया आपका 1 और +1 इंटू -1 तो ये हो गया आपका -1 और यहाँ पर से माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 तो ये हो गया आपका प्लस का 2 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो बी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो फिर ये हो जाएगा आपका आई कैप का कॉफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट है -1 इसका स्क्वायर, के कैप का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनली अंडर रूट 3। ठीक है, रूट 3 को मैं नीचे लिख देता हूँ और ये बन गया आपका ऊपर -1 से +1 गया 2/√3। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो कि आया आपका 2/√3। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाया तो प्रोजेक्शन वाला शायद किन्हीं किन्हीं बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका थीटा एंगल। आपको बताना था ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, तो प्रोजेक्शन हम ऐसे निकालते हैं जो भी इसका यहाँ पर शैडो बनेगा बी वेक्टर पे वो इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा ए वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे इस वाले वेक्टर का तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ए वेक्टर कॉस थीटा क्या है, ये है आपका प्रोजेक्शन। तो इसी प्रोजेक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है नीचे ले आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला निकल गया है। ऐसे आप और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रो किया जाता है 45 डिग्री एंगल से, हॉरिजॉन्टल से ये आपका एंगल बन रहा है। द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज रिलेटेड एज। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में। तो यहाँ पर ना ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है ये आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाला मोशन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका एक ऑब्जेक्ट को फायर किया जाता है 45 डिग्री एंगल से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं
और यहाँ पर ये जो आपकी मैक्सिमम हाइट आएगी एच मैक्स, इसमें रिलेशन फाइंड करना है और रेंज में फाइंड करना है। ये जो भी इसका हॉरिजॉन्टल वाला पाथ कवर होगा, ठीक है, इन दोनों में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको इन दोनों के लिए ही जो है आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का आपका फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता ही होगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ठीक है। और इसी में अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। तो यहाँ पर से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आपका थीटा है वो है आपका 45 डिग्री का, तो यू स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2g, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी बात करें रेंज की, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री, 45 का डबल 90 डिग्री होता है, डिवाइड बाय जी, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर इंटू में 1/2, तो ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2g, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/g, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका यू स्क्वायर बाय जी है ये आपका रेंज के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट मैक्स इज इक्वल टू r/4, और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ h। ये आ गया आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन r एंड h, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेगा। यहाँ पर आपको बोला गया आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करना है इन दो वेक्टर्स के बीच में। तो यहाँ पर ना जब कभी आपको एंगल की बात की जाए ना, तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी आपका वेक्टर होगा, मान ले दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो फिर आपको मिलता है ए का मॉड बी का मॉड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर से कॉस थीटा की आराम से वैल्यू मिल सकती है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी वो आपको यहाँ पर देखना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाला जो टर्म है मैग्नीट्यूड वाला टर्म इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर को मान लेता हूँ मैं, इस वाले वेक्टर को मान लिया मैंने ए वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पर सेकेंड वेक्टर इज बी वेक्टर डेट इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूँ ए डॉट बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप, इसमें के कैप का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 के कैप, और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, तो आई कैप का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आई कैप लिख सकता हूँ प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 0, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पर आई कैप का जे कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 आ गया, के कैप का कोफिशिएंट 0, यहाँ पर 1, तो 0 इंटू 1 ये हो गया आपका 0, तो फाइनली ये आ गया आपका 0 प्लस 1 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आपको एंगल फाइंड करना है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, इसका कोफिशिएंट है आई कैप का 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी वेक्टर का, तो जे कैप का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, √2, तो अपॉन में आ गया आपका √2 इंटू √2, और ऊपर आ गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो कि आया हमारा 1, तो 1/2 जो है आपका यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आई है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और अगर मैं यहाँ पर से थीटा की बात करूँ तो थीटा आ जाएगा आपका π/3 और 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर जो है एंगल फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनली, यहाँ पर आपका ऑर्थोगोनल होगा ना,
तो एल वाई यहाँ पर से हटा देते हैं। आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन फाइंड बीटा। यहाँ पर आपको ऑर्थोगोनल का मतलब समझना होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब जो होता है ना, वो होता है आपका परपेंडिकुलर। तो जब कभी आपको यहाँ पर मिल जाए इस प्रकार का टर्म कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पर आपको ना कोई सी भी एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर बीटा है, तो यहाँ पर आपको बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा है हमारे पास बी वेक्टर। ए वेक्टर इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस बीटा के कैप। तो यहाँ पर आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि बीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर से आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपके एक ही कंडीशन होती है, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जब कभी आपका परपेंडिकुलर वाला कंडीशन आ जाना, तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना होगा और उसको 0 के बराबर रख देना होगा। क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा जो है वो 0 कब होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कॉस थीटा वाला टर्म इस वाले फॉर्मूले में आता है और यहीं पे जो है आपका कॉस थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में आपको हमेशा यही वाला रिलेशन इस्तेमाल करना है। और जब कभी आपसे बोला जाए कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल वाली कंडीशन में आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ही यूज़ करना होगा, जो आपका 0 के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका साइन थीटा वाला टर्म आता है, जो आपका 0 होता है कब, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो। तो अब यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2 2 जा 4 एंड दिस विल इक्वल टू प्लस 2 बीटा बराबर 0। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर से हो गया आपका माइनस का 2 प्लस में 2 बीटा बराबर 0। तो 2 बीटा की आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 और बीटा की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर से 1। तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ध्यान रखना था। जो आपका यहाँ पर ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ना, वो होता है आपका परपेंडिकुलर। ये आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया आपके पास ना दो क्वांटिटीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। आपको इन दोनों के बीच में ना रिलेशन फाइंड करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, ये आपका अल्फा से डिनोट होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें, जो आप जानते होंगे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में ना रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है, जो आपका अल्फा होता है ना, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है आपका डी ओमेगा बटे डी टी। और अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की बात करूँ, तो ओमेगा मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जो ओमेगा है वो होता है आपका वी अपॉन आर। और मैंने आपको इसका रिलेशन भी कराया था, याद हो तो आपको। इसका रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पिछले साल भी पूछा गया और उसका पिछले साल भी पूछा गया, तो इसका रिलेशन जो है आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका अल्फा बराबर डी बटे डी टी, ओमेगा के बराबर हो जाएगा वी बट्टे आर। ठीक है, तो यहाँ पर से 1/r कॉमन मिल जाएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं। कॉमन नहीं, कांस्टेंट। जो भी आपकी वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r जो है, यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, dv/dt आ गया। और ये जो है ये होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर आपको पता हो कि जो आपका वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका a बटे आर। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा इंटू आर, ये आपका आर है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्फा इंटू आर बराबर ए। तो यहाँ पर ये आ गया आपका इसका रिलेशन। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और ये हो गया आपका लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 14, ये आपका 6th क्वेश्चन है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको बोला गया ना, आपके पास एक बुलेट है जिसका मास है 0.04 kg, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, ये आपका वुडन ब्लॉक है, स्टॉप्स आफ्टर a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? यहाँ पर आपको ये बोला गया है, ये आपको समझना होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर आपको बोला गया आपके पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो आपको मास गिवन है, इसका जो मास है वो है आपका 0.04 kg। और यहाँ पर आपको बोला गया है इसका जो यहाँ पर स्पीड है वो है आपके 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, ये जो है एक हैवी वुडन ब्लॉक में जाके एग्जर्ट हो जाता है, ये है आपका ब्लॉक। और यहाँ पर आपको बोला गया है ये जो इसके अंदर ब्लॉक में जाके जब ये इस ब्लॉक के अंदर जाता है ना, तो यहाँ पर ना ये 60 सेंटीमीटर तक ना इसके अंदर एंटर कर जाता है, 60 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर तक जब ये एंटर कर जाएगा तो आपको ये बताना है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। जब यहाँ पर ये जो आपकी बुलेट है इसके अंदर जब जा रही होगी, इस वाले ब्लॉक के अंदर जब ये एंटर कर रही होगी, तो इस ब्लॉक ने जो यहाँ पर इस पर फोर्स एक्सर्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करना है जो यहाँ पर ब्लॉक ने इस बुलेट पे लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से सारा का सारा डेटा जो है हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया जो आपका मास है ना बुलेट का, वो है आपका 0.04 kg। और यहाँ पर आपको बोला गया जो आपका इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो कि आपकी 90 मीटर पर सेकेंड, ये आपको इनिशियल स्पीड दी है। ठीक है, जब वो एंटर कर जाती है एक हैवी वुडन ब्लॉक में, स्टॉप्स आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। जब वो स्टॉप हो जाएगी 60 सेंटीमीटर के बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल स्पीड क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कितना, 60 सेंटीमीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट किया उस वाली बुलेट ने इस वाले ब्लॉक में 60 सेंटीमीटर का। और अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँ इन मीटर, तो मीटर में चेंज करने पे ये हो जाएगा आपका 60/100, यानी कि 10 से 10 गया 0.6 मीटर। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है जो ये ब्लॉक इस बुलेट पे एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। अगर मैं एक्सलेरेशन की वैल्यू पूछूँ आपसे, तो एक्सलेरेशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा वो होगा v² - u² बराबर 2as। और अगर मेरे को यहाँ पर एक्सलेरेशन चाहिए तो एक्सलेरेशन हो जाएगा आपका v² - u² डिवाइड बाय 2s। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पर एक्सलेरेशन आपको यहाँ पर से पता लग जाएगा आसानी से। तो F = m इंटू v² - u² डिवाइड बाय 2s। ठीक है, तो सारा का सारा डेटा यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी यहाँ पर 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर ओनली। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 90 मीटर है, और यहाँ पर इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर इस पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 2s। डिस्प्लेसमेंट है आपका 60 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर से 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पर बच गया आपका माइनस का, इसका स्क्वायर हो जाएगा 8100 डिवाइड बाय ये हो गया आपका 6 2 12 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 8100 और 1 0 और चला जाएगा डिवाइड बाय 12 माइनस का निशान। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर से माइनस का 81 और यहाँ पर है आपका 3 0 डिवाइड बाय 12। और यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो है आपका ये हमारा निकला था एक्सेलरेशन ये पूरा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन के बाद यहाँ पर भी हमने एक्सेलरेशन नहीं लिखा, पर यहाँ पर हमने मास नहीं लिखा। ठीक है, तो मास से और मल्टीप्लाई करना है, मास। ठीक है, तो मास से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास है इस वाले ब्लॉक का, इस वाले बुलेट का, सॉरी बुलेट का मास हो जाएगा आपका यहाँ पर से 4/100, क्योंकि यहाँ पर जो इस बुलेट का मास था ना वो था 0.04 kg। तो यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 गया, 12 से ये गया, ये आता है आपका 3 बार में, और ये इसको काट देगा। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर से, ये जाएगा आपका 27 बार में, और ये आ जाएगा आपका 0, इतने न्यूटन। और ये नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है वो आपको बता देता हूँ। नेगेटिव साइन
shows that block exerts a force on the bullet। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो आपका यहाँ पर ब्लॉक है ना, वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस पे, बुलेट पे। ठीक है, ये जो आपका 7th क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में है, क्योंकि ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर आपको बोला गया है वाई इज इट ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। एक आपके पास एक लॉन वाला रोलर है, जैसे आपने इसको गार्डन में देखा होगा ज़्यादातर, और यहाँ पर इस प्रकार से जब हम इसको जो है यहाँ पर हम पुल करते हैं तो ये इजी क्यों होता है कंपैरेटिवली टू पुश इट। जब इसको हम पुश करेंगे तो उस टाइम जो है इस पे ज़्यादा फोर्स लगता है कंपैरेटिवली टू पुलिंग इट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ये आपका बन गया रोलर, और यहाँ पर जो है हम फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं यहाँ पर इसका पुलिंग वाला केस, पुलिंग। ठीक है, जब हम इसको फोर्स लगाएंगे बैकवर्ड इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में हमने इसमें फोर्स लगाया, तो यहाँ पर जो है आपका फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि जब आप इसको इस प्रकार से पीछे की ओर खींचोगे तो फिर ये तो आपका पीछे ही जाएगा ना, तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर से आपका एक लग रहा होगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे एक्ट कर रहा होगा आपका mg। तो यहाँ पर से आपका ये हो गया आपका n नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर मान लिया मैंने ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पर से ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका f cos थीटा, और ये वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा, ये जो है आपका mg के बराबर हो जाएगा डाउनवर्ड वाले फोर्स के। और यहाँ पर से नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो डेट इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। और अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूँ, ये वाला फोर्स, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, और नॉर्मल रिएक्शन की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रखी है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। तो एक इक्वेशन आई आपकी ये वाली। अभी जो आपकी अगली इक्वेशन आएगी ना, वहाँ पर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये आपका कंपैरेटिवली आसान क्यों होता है जब हम इसको पुश करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो है यहाँ पर पुशिंग वाला जो है आपका केस देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रहा आपका रोलर, अब जो इस पे फोर्स लगेगा ना वो इस प्रकार से ऐसे लगेगा। ठीक है, ये आपका लगेगा यहाँ पर फोर्स, हम इसको यहाँ पर से प्रेस करेंगे तभी ये आगे की ओर चलेगा। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं एन डैश नाम दे देता हूँ, क्योंकि हम एन ऑलरेडी ले रखे हैं। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका mg, और f फोर्स को मैं आगे की और जो है मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, वेक्टर को हम कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं अगर हम उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना बदले तो। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये आपका ये वाला जो कंपोनेंट है ना, यहाँ पर से जो आपका ये वाला फोर्स है mg, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर से हम जो है यहाँ पर एक थीटा मान लेते हैं। ये वाला एंगल हो गया आपका थीटा, और यहाँ पर से ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका f cos थीटा, और ये लग रहा है आपका फोर्स, ये फोर्स वाला कंपोनेंट f cos थीटा, और दिस इज इक्वल टू f sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका यहाँ पर n डैश इज इक्वल टू ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा mg प्लस f sin थीटा के। और यहाँ पर से जो आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपका एफ के इज इक्वल टू म्यू एन डैश। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन है आपका mg
प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर आपके पास ना प्लस वाला साइन आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस वाला निशान। तो इससे क्या कंक्लूड होता है वो आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो आपका टर्म है ये इसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है, एम जी में से। तो ये वाला टर्म जब इसमें माइनस होगा तो फिर यहाँ पर से यानी कि कुछ आपका फोर्स यहाँ पर से हट रहा है, और यहाँ पर जब इसमें ये वाला टर्म ऐड हो रहा है तो यानी कि इसमें एम जी में ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये भी असर देगा, और ये जब असर डालेगा इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर इस वाले फोर्स वाले कंपोनेंट पे आपको यहाँ पर ज़्यादा जो है यहाँ पर फोर्स लगाना होगा, जिससे कि जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन वाला जो आपका फोर्स है उसको अपोज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी लिख देना कि हैंस वी कंक्लूड फ्रिक्शन force is more in the case of pushing comparatively pulling, ठीक है। तो यहाँ पर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आपके पास फर्स्ट वाला पोलिंग वाला केस था जब हमने इसको इस प्रकार से ऊपर वाले डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया है, और यहाँ पर जो है थीटा आपका एंगल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर ये वाला जो आपका यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका एम जी, और ऊपर आ जाएगा आपका एन और प्लस में एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर से एफ एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका एम जी के। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना होगा जिससे जो है आपकी मूवमेंट हो सके इस वाले रोलर की। तो फ्रिक्शन की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली, और ऐसी पुशिंग के भी केस में था। यहाँ पर इसमें जो है हमने इसमें भी काइनेटिक फ्रिक्शन की जो है यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर ये वाला टर्म जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, पोलिंग वाले केस में ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा था और इसमें ऐड हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन वाली जो आपकी टर्म है वो यहाँ पर ज़्यादा हो रही है कंपेरेटिवली दिस, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो है यहाँ पर फोर्स कहाँ पर ज़्यादा लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना होगा इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करने के लिए। अब जो है मैं आपको डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर ना कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ना आपको उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस शो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। और अगर आपने ये प्रूफ कर लिया तो दूसरा लिखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है आप एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करना, बहुत ही सिंपल है। और बाकी यहाँ पर आपको 9th क्वेश्चन में बोला गया ना, आपको ये बताना है कि लाइट ईयर जो है आपकी इनमें से किसकी यूनिट है। तो लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए, ये जो है डिस्टेंस नापने के लिए यूज होती है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर की जो यूनिट होती है ना वो डिस्टेंस को नापने के लिए की जाती है। तो डिस्टेंस जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब जो है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है ना वो आपकी वो वाली क्वांटिटी होती है जो किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनकी बात करें तो ये आपके टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी ये, और इनकी एसआई यूनिट बता देता हूँ और इनके जो है सिंबल भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार इन पे भी एक एक नंबर के आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। पिछले साल इस पे से ये आया था कि स्टेरेडियन
जो आपका सॉलिड एंगल होता है ना, वो आपका उसकी यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की, तो स्टेरेडियन उसका आंसर था। बहुत सारे बच्चे उसको गलत मार्क करके आ गए थे, तो जिसकी वजह से उनके 1 मार्क्स चले गए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जिसके अंदर आपका सॉलिड एंगल आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो इसके अंदर आता है आपका लेंथ, दूसरा मास, तीसरा हो गया आपका टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, छठा लुमिनियस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा यूनिट होती है लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की होगी आपकी केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट की होगी आपकी एम्पेयर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी डेट इज इक्वल टू कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। रिप्रेजेंटेशन देखना इसका सिंबल कैसे होता है, एम, के जी, एस, और ये हो गया आपका केल्विन, एम्पेयर, और ये हो गया आपका सी डी, और ये हो गया आपका मोल। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।